Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। चैनल 16 और स्वयं प्रभा के लिए राजनीतिक विचारधाराओं की इस चर्चा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में अध्ययन किया है। हमने यह समझने का प्रयास किया है कि उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, अराजकतावाद, इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इनके बारे में आलोचनात्मक बिंदु क्या है। आज की हमारी यह जो पूरी चर्चा है उसमें हम विशेष रूप से बात करेंगे फासीवाद के बारे में। और इसमें हमारी पूरी जो बातचीत है वह इस बात पर केंद्रित होगी कि फासीवाद को किस तरीके से समझा जा सकता है। और ये जो एक शब्द है फासीवाद, उसके बारे में यह समझ लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब हम अपने आसपास ऐसी सरकार को देखते हैं वर्तमान समय में, हाल के समय में, जो कि दमनकारी है, जो जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, तो उसे अमूमन उसके लिए या उसे फाशीवादी सरकार के रूप में वर्णित किया जाता है या फिर उसके लिए फाशीवादी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और यह प्रवृत्ति सभी देशों में है। सभी देशों में जो जन आंदोलन से जुड़े लोग हैं वो आमतौर पर सरकार की आलोचना करते हुए यह कहते हैं कि सरकार को फासीवादी नीतियां नहीं अपनानी चाहिए या सरकार के द्वारा अपनाई जा रही फासीवादी नीतियां गलत है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यह जो शब्द है फासिज्म या फासीवाद, यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोजमर्रा की राजनीति में उपयोग होता हुआ देख सकते हैं। यह शब्द ऐसा नहीं है जिससे हम सभी अपरिचित हों, लेकिन जब हम एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में फासीवाद की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसके भीतर कई ऐसे तत्व हैं जिन्हें गहराई से समझने की आवश्यकता है, जिनके बारे में हम यह नहीं कह सकते हैं कि मोटे तौर पर यह कहने से सारी बातें सामने आ जाती हैं कि कोई सरकार फासीवादी है या किसी सरकार में फासीवादी प्रवृत्तियां हैं। इसलिए जो एक व्यवस्थित राजनीतिक चिंतन के रूप में फासीवाद है उसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। फासिज्म जो है शब्द वो इटली भाषा के फासिस्ट शब्द से उभर कर सामने आया है। ये फासिस इटालियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक कुल्हाड़ी और उसके साथ लकड़ियों का गट्ठा। यह साम्राज्यवादी रोम के मजिस्ट्रेटों की शक्ति को दर्शाता था। 1890 के दशक में इटली में फासिया शब्द का प्रयोग क्रांतिकारी समाजवादियों के समूह का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा और इसके बाद मुसोलिनी ने फासिज्मो शब्द को एक साफ विचारधारात्मक अर्थ प्रदान किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने एक संसदीय सशस्त्र बल का निर्माण किया। इसी संदर्भ में फासिज्मो शब्द का प्रयोग किया गया। बेनिटो मुसोलिनी जो हैं वो फासीवाद से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं व्यक्तित्व हैं और इन्होंने कुछ हद तक अपने देश में इसके आधार पर न सिर्फ शासन चलाने की कोशिश की बल्कि इसके आधार पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति का भी विकास किया। और आगे हम इस चीज को देखेंगे कि इटली में और उसके अलावा उस दौर में प्रथम विश्व युद्ध के बाद से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति तक के दौर में यूरोप के कई देशों में ये जो फासीवादी प्रवृत्तियां हैं या फासीवाद पर आधारित जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो स्थापित हुई। और इन सभी शासन व्यवस्थाओं की जो विशिष्टता थी वह यह थी कि उसमें हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को या प्रमुख विशेषताओं को निर्धारित कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर हम नाजिज्म की बात करें, नाजीवाद की, जो कि इटली में उभर कर सामने आया, तो वह एक तरीके से फासीवाद की से प्रेरणा लेकर ही सामने आया था। और बाद के दौर में
अगर हम आगे चलकर देखेंगे और आज की प्रस्तुति में भी मैं उसका वर्णन करूंगा कि कहां पर नाजिज्म या नाजीवाद फासिज्म से थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन मोटे तौर पर जिसे हम फासिज्म या नाजिज्म के रूप में जानते हैं, उनकी विशेषताएं एक जैसी ही हैं। तो फासीवाद को या फासिज्म को आधुनिकता के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में देखा जाता रहा है। इसने प्रबोधन या एनलाइटेनमेंट और इससे उत्पन्न हुए उदारवाद और मार्क्सवाद जैसी विचारधाराओं का विरोध किया। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग उदारवाद और मार्क्सवाद का अध्ययन कर चुके हैं। तो उसके पीछे जो प्रबोधन या एनलाइटेनमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसकी बुनियादी सोच यही थी कि हम तथ्यों के आधार पर और कुछ मूलभूत तार्किक सोच के अस्तित्व के आधार पर एक ऐसी विचारधारा का निर्माण कर सकते हैं जिसके आधार पर और जिसका अनुपालन करते हुए हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर पाए। और यह जो पूरी सोच थी वह उदारवाद की बुनियाद में है, वह मार्क्सवाद की बुनियाद में भी है। उदारवाद मनुष्यों को तार्किक मानता है और उसके आधार पर वह यह परिकल्पना करता है कि एक ऐसे समाज की स्थापना की जा सकती है जहां पर मनुष्य अपने हितों का ध्यान रखें, दूसरों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करें और जो राज्य हो वह अधिकांश मामलों में मनुष्यों की स्वतंत्रता का आदर करे। जहां जरूरत हो वहां उदारवाद के कुछ रूपों ने उसमें दखलंदाजी की बात की। उसी तरीके से मार्क्सवाद में हमने देखा था कि किस तरीके से वो उदारवाद की आलोचना करते हैं और एक पूर्ण कहानी प्रस्तुत करते हुए आखिर में साम्यवाद की स्थापना की बात करते हैं। तो यह जो एनलाइटनमेंट का जो तत्व है, जो तर्क बुद्धि या रीजन के आधार पर चीजों को सोचने की बात करता था, उसकी मुखालफत हम देख सकते हैं कि फासिज्म में की गई। और इसी के आधार पर फासिज्म ने अपने तर्कों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि जो आधुनिकता या प्रबोधन या एनलाइटनमेंट से उभरकर आई हुई चीजें हैं वो समाज में काफी कुछ बुरा कर रही हैं। अगर हम नाजी जर्मनी के नारे पर ध्यान दें तो उसमें यह कहा गया था कि 1789 को एबोलिश या नष्ट कर दिया गया है। 1789, मुझे यह उम्मीद है कि आप लोगों को यह पता होगा कि 1789 में विश्व के परिदृश्य में पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसे हम सब फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसमें कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। और यह एक ऐसा नारा था जिसने बाद में बहुत सारे क्रांतिकारियों को प्रेरित करने का काम किया। तो जो नाजी जर्मनी में का जब उभार हुआ या जर्मनी में जब नाजीवाद का उभार हुआ तो वहां पर यह नारा दिया गया कि 1789 को नष्ट कर दिया गया है। इटली में फासीवादियों ने नारा दिया विश्वास, आज्ञा पालन और संघर्ष। और इसके बाद उन्होंने एक और नारा दिया व्यवस्था, प्राधिकार और न्याय। तो फेट, ओबीडियंस और स्ट्रगल तथा एक तरीके से एक अथॉरिटी का अस्तित्व हो और उसी के आधार पर न्याय हो, ये सारी बातें यहाँ पर उभरकर सामने आई, जिसमें कि मनुष्य की जो पूरी एक रीजन की जो प्रवृत्ति है, जो सोचने समझने की प्रवृत्ति है, उसको प्रश्नांकित किया गया। और ये सारे नारे जो थे वो फ्रांसीसी क्रांति के नारों के विरुद्ध थे। फासीवाद सबसे नाटकीय रूप में इटली और जर्मनी में सामने आया। इटली में बेनिटो मुसोलिनी द्वारा 1919 में फासीवादी पार्टी का गठन हुआ। 1922 में ये प्रधानमंत्री बने और 1926 आते आते इटली में एक दलीय फासीवादी सरकार की स्थापना हो गई। यही वह दौर था जहां पर कि मुसोलिनी ने अपने देश के अन्य तमाम जो विरोधी सोच रखने वाले राजनीतिक दल थे उनका दमन किया। उसमें एंटोनियो ग्राम्सी एक प्रमुख चिंतक थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली से जुड़े हुए थे और वो एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में देश में उभर रहे थे। लेकिन उनके एक भाषण को आधार बनाकर 1926 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 20 वर्षों की सजा दी गई। और इसी तरीके से और जितने तरीके से या अलग अलग तरीके से जो राजनीतिक विरोधी हो सकते थे उन्हें मुसोलिनी ने जेल में डाल दिया। और इसी तरीके से जर्मनी में भी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का 1919 में गठन हुआ। इस पार्टी को नाजी पार्टी के रूप में भी जाना गया। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में इसने फासीवादी रणनीति को अपनाया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और 1 वर्ष के भीतर इसने जर्मनी में
नाजी तानाशाही की स्थापना कर दी। और एडोल्फ हिटलर जो एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में अपने देश में उस दौर में उभर कर सामने आया, जिसने कि इस बात पर जोर दिया कि वह इटली का पुनरुत्थान करना चाहता है और प्रथम विश्व युद्ध में जो इटली की अपमानजनक स्थिति हुई थी, उसे हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उसके ऊपर कई तरीके के कर थोप दिए गए थे। उन सब से वह इटली को मुक्ति दिलाने का एक वादा करता था और उसमें हिटलर की जो पूरी रणनीति थी, उसमें कई अन्य पहलू भी थे जिसके बारे में आगे हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। बस मैं अभी इस बात का संकेत कर देना चाहता हूं कि उसमें नस्लवाद का पहलू एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिसमें कि अल्पसंख्यकों का विरोध किया गया क्योंकि वो बहुसंख्यकों के आर्यन नस्ल की तरह नहीं थे और इसके आधार पर काफी बड़े पैमाने पर हिंसा हिटलर के द्वारा अपने देश में की गई। अल्पसंख्यक जो कि यहूदी थे, उनका बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया। इसी दौर में जबकि पहले इटली में फिर जर्मनी में फांसीवादी सोच के आधार पर सरकारें गठित हो रही थी, तो यूरोप के कई अन्य भागों में भी दक्षिणपंथी सत्तावादी या खुले रूप में फांसीवादी शासनों की स्थापना हुई। हंगरी, रोमानिया, पुर्तगाल, स्पेन में ऐसे शासनों की स्थापना हुई। यूरोप से बाहर जापान और अर्जेंटीना में फांसीवाद से मिलते जुलते शासनों की स्थापना हुई। तो मैंने पीछे भी इस चीज को रेखांकित किया कि यह वह दौर था जहां पर दुनिया के विभिन्न भागों में इस तरीके की सोच रखने वाले शासन की स्थापना, विशेष रूप से यूरोप में ऐसा ज्यादा हुआ। फांसीवाद के उभार के लिए कई कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। पहली बात तो यह है कि यूरोप में लोकतांत्रिक राजनीतिक मूल्यों का गहराई से स्थापना नहीं हुई थी। अधिकांश देश जो थे वो अभी भी अपने उस अतीत में जी रहे थे और वहां के लोग भी उस अतीत में जी रहे थे, जिसमें कि एक तरह का सामंती शासन हुआ करता था। सामंती मूल्यों की गहराई से एक तरीके से जकड़न थी उन समाजों में। तो अभी भी वो समाज इस रूप में खुलकर सामने नहीं आ पाए थे कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से आत्मसात कर पाए। यहाँ तक कि आम जनता को भी सामंती शासन की एक ऐसी आदत पड़ चुकी थी जिसमें कि लोकतांत्रिक शासन उन्हें अपने लिए खतरों से भरा हुआ लगता था। दूसरा, इंडस्ट्रियल क्रांति या औद्योगिक क्रांति के कारण निम्न मध्य वर्ग, दुकानदार, छोटे व्यापारी, किसान आदि के सामने संकट की स्थिति आ गई थी। ऐसे समूहों ने फांसीवादी दलों को समर्थन दिया क्योंकि इन्हें यह लगता था कि जो इंडस्ट्रियल क्रांति हुई है उससे पूंजीपतियों के हाथों में बहुत कुछ चीजें केंद्रित हो जाएंगी और ऐसा होने के कारण जो उनकी स्थिति है वह डावाडोल हो जाएगी। तो ऐसे में वो एक ऐसे शासन की स्थापना करना चाहते थे जो उन्हें इस बात की गारंटी दे, जो उनसे यह वादा करे कि वह उनके हितों की सुरक्षा करेगा और पूंजीपतियों को के बढ़ते प्रभाव को या बड़े उद्योगों के बढ़ते प्रभाव को सीमित करेगा। तो इसके कारण भी इस वर्ग ने काफी गहरे रूप में फांसीवादी दलों को समर्थन किया और ग्रामसी ने भी इस तथ्य को अपने लेखन में रेखांकित किया था। तीसरा, बोल्शेविक क्रांति के बाद यूरोप के पूंजीपति तबकों में भय का वातावरण था। उनके द्वारा फांसीवादी दलों को समर्थन, आर्थिक और राजनीतिक सहायता उपलब्ध कराई गई। 1917 में सोवियत यूनियन में जो क्रांति हुई थी, यानी कि रूस में क्रांति हुई, उसके बाद सोवियत यूनियन की स्थापना हुई, तो उसने भी पूरे यूरोप में जो अलग अलग तरीके के पूंजीपति वर्ग थे उनके भीतर एक डर का माहौल बनाया था। तो जहां पूंजीपतियों के डर ने निम्न मध्य वर्ग को फांसीवादी दलों के पक्ष में गोलबंद किया, वहीं जो यानी कि पूंजीपतियों के खिलाफ जो डर था और जो खुद पूंजीपतियों का डर था, जिसमें कि वो एक साम्यवाद से उनका एक डर था, उसने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो फांसीवादी दलों को समर्थन दें और फांसीवादी दलों ने उन्हें निराश भी नहीं किया। मिसाल के तौर पर इटली में हम यह देख सकते हैं कि किस तरीके से मुसोलिनी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली का दमन किया। चौथे स्तर पर जो एक फांसीवाद के उभार का कारण माना जा सकता है वह यह था कि प्रथम विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने में नाकाम रहा। कई राष्ट्रों में अपमान और बदला लेने की भावना बची रही। विशेष रूप से इटली को ऐसा लगा कि उसे जितना हिस्सा मिलना चाहिए था प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैसा नहीं मिला। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया और उसके ऊपर कई अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, जिसके कारण से जर्मनी की जनता के भीतर एक तरीके से बदला लेने की भावना का विकास हुआ, जिसे खुद हिटलर ने अपने पक्ष में
भुनाने में सफलता हासिल की। अब हम फांसीवाद की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अर्नेस्ट नोल्टे ने इसे श्रेष्ठता के प्रतिरोध की संज्ञा दी है और एजे जॉर्ज ने इसे पूर्ण करिश्माई समुदाय के निर्माण के रूप में देखा है और रोजर ग्रिफिन ने इसे चरम राष्ट्रवाद या अल्ट्रा नेशनलिज्म के पुनर्जन्म के रूप में वर्णित किया है। अब ये जो श्रेष्ठता के प्रतिरोध की जो भावना है वो इसी अर्थ में हमें समझने की जरूरत है कि जो अच्छी चीजें, बौद्धिकतावादी चीजें प्रबोधन से उभर कर सामने आ रही थी, उसका एक प्रतिरोध हम फांसीवाद के रूप में देख सकते हैं। और एक ऐसे, जैसे एजे जॉर्ज जो कहते हैं कि एक ऐसे समुदाय की निर्मित या उसका एक निर्माण होता है जो पूरी तरीके से एक करिश्माई नेता में हर तरीके की समस्याओं का समाधान देखता है। और रोजर ग्रिफिन ने जब चरम राष्ट्रवाद की बात की तो इसका अर्थ यही है कि राष्ट्र को हर तरह की पहचान में मिला दिया गया, यानी कि व्यक्ति की चाहे कोई भी पहचान हो उसे पूरी तरीके से राष्ट्र पर निर्भर मान लिया गया, या यह कहा गया कि व्यक्ति की जो दूसरी तरह की पहचान है वो गौण हो जाती हैं और राष्ट्र एक ऐसी पहचान है जिसे कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। और राष्ट्र के लिए व्यक्ति को कुर्बान करने की भावना भी इसी चरम राष्ट्रवाद से उत्पन्न होकर आई। और हम ये देख सकते हैं कि, और आगे हम देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको पिछले जो 20वीं सदी है अगर उसका इतिहास पता होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हिटलर ने और मुसोलिनी ने इन चीजों को अपने पक्ष में भुनाया। अब अगर हम इसकी विशेषताओं को ध्यान दें तो हम यह पहली विशेषता के रूप में तार्किकतावाद या रैशनलिज्म के विरोध को रेखांकित कर सकते हैं। जो प्रबोधन या एनलाइटनमेंट था उसके चिंतन से उदारवाद और मार्क्सवाद का उदय हुआ और ये जो फांसीवादी प्रवृत्ति थी या फांसीवादी चिंतन था उसमें इसका विरोध किया गया। यह माना जाता है कि जो फांसीवादी हैं उनके चिंतन पर फ्रेडरिक नीत्शे के विचारों का गहरा प्रभाव था। फ्रेडरिक नीत्शे यह मानते थे कि मनुष्य अपने तार्किक मस्तिष्क के बजाय अपनी शक्तिशाली भावनाओं से प्रेरित होते हैं और इसे उन्होंने शक्ति की इच्छा या विल ऑफ पावर की संज्ञा दी। और इसी आधार पर, यानी कि जो एक अगर हम ध्यान दें नीत्शे के लेखन में तो वहां भी इस तरीके की तार्किकतावाद का विरोध दिखता है और वो विल ऑफ पावर की बात करते हैं और यह चीज जो है वह बहुत सारे फांसीवादियों को भी आकर्षित करती थी। और उन्होंने तार्किकतावाद का जो विरोध किया उसमें उसका फांसीवाद पर, यानी कि जो नीत्शे ने विरोध किया उसका भी फांसीवाद पर कई तरीकों से प्रभाव पड़ा। पहला, फांसीवाद ने बौद्धिकतावाद या इंटेलेक्चुअलिज्म का विरोध किया। जो इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, तरह तरह से चीजों के बारे में एक समझ बनाना, उसको आलोचनात्मक तरीके से देखना, भविष्य के रास्तों के बारे में विचार करना, इसका फांसीवाद ने तीखा विरोध किया और इसके स्थान पर फांसीवाद के भीतर काम करने पर, वर्क पर बल दिया गया। यानी कि बड़े बड़े बौद्धिक बातों की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ज्यादा जरूरी चीज है वो यह है कि काम किया जाए। यह फांसीवाद के भीतर एक मूल तत्व उभर कर सामने आया और इसी आधार पर इंटेलेक्चुअलिज्म का विरोध किया गया और इसी के माध्यम से पॉलिटिक्स ऑफ विल को बढ़ावा दिया गया, जो कि इमोशंस पर आधारित या भावनाओं पर आधारित राजनीति थी। दूसरा, जो इसने यानी कि तार्किकतावाद के विरोध ने फांसीवाद को एक विघटनकारी स्वरूप प्रदान किया। वे प्रबोधन से जुड़ी हर बात का विरोध कर रहे थे और उन्होंने, फांसीवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि आजादी का मतलब है पूर्ण सम्मिशन, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना, और लोकतंत्र का अर्थ है एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप या असीम तानाशाही। तो एक तरीके से जो जिस अर्थ में आजादी का अर्थ उदारवाद के भीतर विकसित होकर आया या मार्क्सवाद ने जिस तरीके से आजादी की परिकल्पना की, फांसीवाद ने इसे बिल्कुल ही विपरीत तरीके से प्रस्तुत किया, क्योंकि वह रीजन का विरोध कर रहा था, क्योंकि वह इस बात पर जोर दे रहा था कि जो एक विल ऑफ पावर है वह एक महत्वपूर्ण चीज है। तीसरे स्थान पर
इसने यानी कि फांसीवाद ने तार्किकतावाद का यानी कि रैशनलिज्म का विरोध करते हुए जो यूनिवर्सल रीजन की बात थी उसका त्याग कर दिया और इसके स्थान पर इसने इतिहास, संस्कृति और ऑर्गेनिक समुदाय के विचार को पूरी तरीके से अपनाया। यानी कि ये जिस भी चीज से प्रेरणा ले रहा था वो सारी चीजें एक अतीत से जुड़ी हुई थी, अतीत की संस्कृति से जुड़कर लोगों के पास आए, ऐसा फांसीवादियों का विचार था। जो ऑर्गेनिक कम्युनिटी की बात है उसका सीधा सा मतलब यही है कि जो ये एक पूरा कम्युनिटी या पूरा समुदाय है वह एक जीव के रूप में है और इसका अर्थ यही होता है कि उसमें फिर हायरार्की होगी। यानी कि अगर एक जीव की हम बात करें तो उसमें शरीर का कुछ अंग ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, किसी भी जीव का कुछ अंग कम महत्वपूर्ण होता है। हालांकि सब महत्वपूर्ण इस अर्थ में होते हैं कि अगर हमारा हाथ कट जाए तो हमें पीड़ा होगी, लेकिन फिर भी हम जीवित रहेंगे, ये भी इसके साथ बात जुड़ी होती है। यानी कि पूरे शरीर के फायदे के लिए कुछ अंग को कुर्बान किया जा सकता है। तो ये ऑर्गेनिक कम्युनिटी की जो अवधारणा है उसे लेकर फांसीवादी आगे बढ़ रहे थे। तो इस आधार पर जो तार्किकतावाद का विरोध है उन्होंने उनको इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो हम ये देख सकते हैं कि जो दूसरी विशेषता जो इसमें आती है फांसीवाद की, वह संघर्ष पर जोर देती है। और यहाँ पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से फांसीवादी चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों से प्रभावित हुए। और इसमें अगर हम डार्विन के लेखन पर ध्यान दें तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने असल में जीवों का विकास कैसे हुआ उसकी व्याख्या प्रस्तुत की और उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो एक पूरी तरीके से समय बीतने के साथ जो जीव कायम रह पाए वो इसलिए कायम रह पाए, बहुत सारे जीव, क्योंकि उन्होंने बदलते हुए हालात के साथ खुद को ढाला और जो जीव इस तरीके से इन चीजों का सामना नहीं कर पाए वो नष्ट हो गए। तो इसी को सामाजिक विज्ञान या समाज की दुनिया पर लागू करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा प्रस्तुत की। यानी कि जो सबसे योग्य होता है वही जीवित रहता है। और इस अर्थ में जो हर्बर्ट स्पेंसर है उनका यह मानना है कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मनुष्यों के बीच में वही मनुष्य अपने अस्तित्व को कायम रख पाते हैं जो कि सबसे योग्य होते हैं। अगर वो योग्य नहीं होते हैं तो अलग अलग चुनौतियों के कारण, अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हुए वे अपने अस्तित्व को खो देते हैं। तो यह जो एक विचार है उसने फांसीवादी चिंतन पर गहरा प्रभाव डाला और हम ये देख सकते हैं कि जो एक संघर्ष की बात थी उसके आधार पर फांसीवादियों ने भी यह कहा कि जो सामाजिक जीवन होता है उसमें प्रतियोगिता होती है और लगातार संघर्ष होता है। हिटलर ने इसे संपूर्ण जीवन के अपरिवर्तनीय नियम की संज्ञा दी। यानी कि हिटलर यह मानते थे कि मनुष्यों का जो जीवन है वो लगातार संघर्ष से भरा हुआ है। और मुसोलिनी ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के लिए जो स्थान मातृत्व का है यानी मां बनने का है वही पुरुषों के लिए युद्ध का है। यानी कि जिस तरीके से महिलाएं मातृत्व का काम करती हैं या कर सकती हैं और वो काम करके खुद को के भीतर एक पूर्णता का एहसास लाती हैं, उसी तरीके से पुरुष जो हैं वो युद्ध करते हुए युद्ध के माध्यम से एक तरह की पूर्णता को हासिल कर सकते हैं। और इसी ने फांसीवाद के विस्तारवादी चरित्र का भी निर्माण किया, क्योंकि अगर आप युद्ध की अनिवार्यता या युद्ध को इतना महत्व देंगे और आप यह मानेंगे कि संघर्ष करते हुए ही हम अपने अस्तित्व को कायम रख सकते हैं, तो इस तरह की सोच निश्चित रूप से आपको लगातार दूसरों से उलझने, दूसरों से संघर्ष करने, दूसरों से युद्ध करने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरी जो विशेषता है इसकी वह नेतृत्व और अभिजनवाद से जुड़ी हुई है। यह काफी जो फांसीवाद है वह अभिजनवादी और पितृसत्तात्मक सोच है। इसमें एक एब्सोल्यूट लीडरशिप पर जोर दिया जाता है और यह माना जाता है कि जो अभिजन शासन है यानी कि इलीट रूल है, इलीट रूल का मतलब हुआ कि समाज में कुछ लोग जो हैं वह शासन करने के योग्य हैं।
बल्कि आम जनता ने। तो निश्चित रूप से ये एक तरीके से गैर लोकतांत्रिक विचार हो गया, क्योंकि लोकतंत्र तो इसी सोच पर आधारित है कि हर व्यक्ति शासन करने में समर्थ होता है, और अगर उसे पर्याप्त संख्या में लोगों का समर्थन मिले तो वह शासन की कमान संभाल सकता है। लेकिन जो फांसीवाद है उसके भीतर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो एलीट तबका है वही शासन करने में समर्थ होता है। और यह माना जाता है इसमें कि समाज मोटे तौर पर 3 तरह के लोगों से बना होता है। पहला सर्वोच्च नेता होता है जिसके पास पूर्ण अथॉरिटी होती है, पूर्ण प्राधिकार होता है। दूसरा योद्धा होता है जो जिसमें कि पारंपरिक पुरुष अभिजन मेल एलीट शामिल होते हैं। और तीसरा आम लोग होते हैं जो कमजोर और दब्बू होते हैं। और नेतृत्व के बारे में जो फांसीवादी दृष्टिकोण है वह फ्रेडरिक नीत्शे के उमरमेंस या सुपरमैन की अवधारणा से प्रेरित था। नीत्शे ने 10 स्पोक ज़राथुस्ट्रा जो कि 1884 में 1884 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी जो प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी। और उसमें अवधारणा सुपरमैन की थी, और इसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें हर्ड इंस्टिंक्ट होता है, यानी कि वह उसमें बहुमत के हिसाब से चलने की प्रवृत्ति जो होती है वो नहीं होती है, वो हर्ड इंस्टिंक्ट से ऊपर उठकर काम करता है। एक लिहाज से जो 2 स्तरों पर हम लोगों ने नीत्शे की बात की कि किस तरीके से जो नीत्शे फ्रेडरिक नीत्शे हैं उनके लेखन ने फांसीवाद को प्रभावित किया। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि जो फ्रेडरिक नीत्शे की जो बाद का लेखन था वह उनकी बहन ने संपादित किया था, क्योंकि अपने जीवन के आखिरी 1 दशक में फ्रेडरिक नीत्शे जो थे वो पागलपन के शिकार हो गए थे, उनका मानसिक संतुलन नहीं रहा था। तो पहले जो उन्होंने लेखन किया था उसे उनकी बहन ने संपादित किया, और उस संपादन में ही ऐसी कई कमियां रह गई, या वो कुछ लोग मानते हैं कि वो जानबूझकर की गई, कुछ लोग मानते हैं कि वो अनजाने में हुई गलतियां थी। लेकिन उन गलतियों के कारण ही जो नीत्शे का जो लेखन एक दूसरी दिशा में जाना चाहिए था, यानी कि वो एक तरीके से निहिलिज्म की बात करते हैं और एक नए तरीके की सोच की बात करते हैं, उसके अलग हटकर वह एक ऐसी अवधारणा के रूप में सामने आता है जिससे कि फांसीवादियों को अपने विचारों को के लिए एक औजार मिला। तो बहरहाल इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो नेतृत्व की जो पूरी उनकी अवधारणा है वह नीत्शे की जो सुपरमैन की अवधारणा है उससे प्रभावित है। और यह माना जाता है कि जो इस तरीके का जो सुपरमैन होता है वह पारंपरिक नैतिकता को नकार देता है और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन यापन करता है। वह नेतृत्व हासिल करता है और उसकी इच्छा ही सामान्य इच्छा बन जाती है। और इस तरह नीत्शेवादी नेतृत्व की अवधारणा रूसोवादी अविभाजित सामान्य इच्छा के विचार के करीब है। यहाँ मैं बिल्कुल संक्षेप में आपका ध्यान रूसो के जनरल विल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जो रूसो थे उन्होंने जो जनरल विल की अवधारणा प्रस्तुत की थी उसमें उन्होंने यह कहा था कि जनरल विल एक ऐसी सामान्य इच्छा के रूप में होती है जिसका अनुपालन करके हर व्यक्ति स्वतंत्रता हासिल कर सकता है, वह स्वतंत्रता जो उसे प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थी। और वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो जनरल विल होता है वह ना तो बहुमत की इच्छा होती है, ना अल्पमत की इच्छा होती है, ना वह सर्वानुमति होती है। तो वो मानते हैं कि जनरल विल एक ऐसी इच्छा है जो कि हर व्यक्ति अपने हायर सेल्फ से सोचते हुए हासिल करता है। तो वो एक अविभाजित इच्छा के रूप में सामने आती है। और यहाँ जो नीत्शे के लेखन में जो एक नेतृत्व की बात आ रही है, जो सुपरमैन की अवधारणा आ रही है, जिसकी इच्छा ही सबकी इच्छा होती है, और फांसीवाद के भीतर भी नेतृत्व को इसी रूप में रखा गया है। तो ये एक समानता हम दोनों तरीके के लेखन में देख सकते हैं। और इसके अलावा जो एक अन्य विशेषता हम देखेंगे फांसीवाद की, वह समाजवाद से संबंधित है। और हिटलर ने भी और मुसोलिनी ने भी, दोनों ने ही अपने विचारों को समाजवाद के रूप में प्रस्तुत किया। मैंने आरंभ में आपको यह बताया था कि जो इसके समर्थक थे वो इन दोनों ही पार्टियों के वो निम्न मध्य वर्ग से जुड़े हुए थे और ये पूंजीवाद को पूरी तरीके से नापसंद करते थे। और समाजवाद की तरफ फांसीवाद भी
कलेक्टिविज्म में विश्वास करता है और यह इसे पूंजीवाद से अलग बना देता है। लेकिन जो फांसीवादी दल थे उन्होंने या फांसीवादी नेता थे उन्होंने यह चतुराई भी दिखाई कि उन्होंने खुद को इस रूप में प्रस्तुत किया कि वे कम्युनिस्टों से अलग हैं और उन्होंने कम्युनिस्टों का दमन भी किया अपने अपने देशों में। तो इसी कारण से पूंजीपतियों का भी इन्हें समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन इन्होंने पूंजीपतियों को निम्न मध्य वर्ग का समर्थन कायम रखने के लिए पूंजीपतियों का दमन नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक नियंत्रित पूंजीवाद या कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म की नीति अपनाई। पूंजीपतियों के अस्तित्व को कायम रखा, पूंजीपतियों को जिनसे खतरा था उनको दमन किया, लेकिन उन्होंने पूंजीपतियों को मनमानापन करने का अधिकार नहीं दिया और इस लिहाज से उन्होंने अपने निम्न मध्य वर्ग के समर्थन आधार को भी कायम रखा और एक नियंत्रित पूंजीवाद या कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म की नीति अपनाई। लेकिन फांसीवादी शासनों में समाजवादी तत्व को भी जल्दी ही एक तरीके से हाशिए पर डाल दिया गया। आरंभिक दौर में तो ये सारी स्थिति रही और इसीलिए आमतौर पर मार्क्सवादी जो हैं वो इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इसका लक्ष्य जो था वह पूंजीवाद की सुरक्षा करना था। पूंजीवाद की सुरक्षा करने के लिए ही फांसीवाद का उभार हुआ या फांसीवाद का उभार होता है और पूंजीपति जो होते हैं वो इसे समर्थन प्रदान करते हैं। और इसमें जो है मार्क्सवादियों के हिसाब से जो पूंजीवाद का विरोध होता है उस पर जोर देने के बजाय ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि जो साम्यवादी विचारधारा है उसको नकारा जाए या उसको प्रश्नांकित किया जाए। और अगर हम ध्यान से इतिहास की घटनाओं को देखें तो इन आलोचनाओं में काफी हद तक एक महत्वपूर्ण बल भी दिखता है। ऐसा लगता है कि ये आलोचनाएं सही हैं। तो इस रूप में अगर हम इन विशेषताओं को ध्यान में रखें तो हम यह कह सकते हैं कि जो फांसीवाद है वह एक ऐसी विचारधारा के रूप में सामने आया जिसने तार्किकतावाद का विरोध किया, जिसने इस बात पर जोर दिया कि जो मानव जीवन है वह लगातार संघर्ष से परिपूर्ण है और इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा काम करती है, जिसने इस बात पर जोर दिया कि एक असीम नेतृत्व या एब्सोल्यूट लीडरशिप की जरूरत है और उस लीडरशिप के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। और इसने ऊपरी तौर पर समाजवाद को तो अपना लक्ष्य घोषित किया, लेकिन आरंभिक दौर में बहुत ही चालाकी से साम्यवाद और के विरोध और पूंजीवाद के विरोध में एक संतुलन कायम किया, जिससे इसे पूंजीपतियों का और निम्न मध्य वर्ग दोनों का समर्थन हासिल हुआ। लेकिन जब इसकी स्थिति मजबूत हुई तो इसने समाजवाद की बात को एक तरफ रख दिया, उसे छोड़ दिया और पूंजीपतियों का संरक्षण किया। हालांकि जो पूंजीवाद है वह तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं नियंत्रित पूंजीवाद के रूप में ही रहा। फांसीवाद की एक अन्य प्रमुख विशेषता चरम राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। ये जो चरम राष्ट्रवाद की बात है, अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात, वह फांसीवाद के साथ काफी अभिन्न रूप से जुड़ी रही है। और मैंने आपको आरंभ में बताया कि किस तरीके से फांसीवाद या नाजीवाद के उभार में इस एक सोच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनके साथ अन्याय हुआ है और इसी आधार पर उन्होंने अपने देश के भीतर, यानी कि जो फांसीवाद से जुड़े हुए नेता थे, मुसोलिनी ने इटली में, और फांसीवाद का जो एक अलग सा रूप नाजीवाद के रूप में आया जर्मनी में, वहाँ हिटलर ने इस बात की कोशिश की कि वह नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का सहारा लेते हुए लोगों को गोलबंद करे। और इसमें एक तरीके के विस्तारवादी राष्ट्रवाद पर जोर दिया गया, यानी कि राष्ट्र के हितों को पूरा करने के लिए अन्य देशों का शोषण करना, अन्य देशों पर हमला करना, उन पर कब्जा करना, इस तरह की रणनीति अपनाई गई। और इस बात पर जोर दिया गया कि एक सैन्यवादी राष्ट्रवाद उभर कर सामने आए, जिसमें कि लोग इस बात को माने कि राष्ट्र की सुरक्षा करना और राष्ट्र के हितों के लिए युद्धरत होना, युद्ध में लग जाना एक महत्वपूर्ण बात है, एक जरूरी बात है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और फिर इसमें नस्लीय सर्वोच्चता पर भी जोर दिया गया। नस्लीय सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि जिस नस्ल के हम हैं अपने देश में, वह अन्य देशों के लोगों की नस्लों से ज्यादा उच्चतर है, इसलिए हमारा राष्ट्र जो है वो अन्य देशों की या अन्य राष्ट्रों से बेहतर है, ज्यादा उच्च है। और इसमें आधुनिक समाजों की आलोचना प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र के पुनर्जन्म का लक्ष्य रखा गया। आधुनिक समाजों की आलोचना का जो मुख्य आधार था
वो यही था कि इसने जो राष्ट्र के जो पुराने मूल्य थे, जो संस्कृति से जुड़े हुए मुख्य महत्वपूर्ण तत्व थे, उनकी उपेक्षा की है और इसलिए इनको छोड़कर जो राष्ट्र की एक पुरानी अवधारणा थी, जो एक ऑर्गेनिक सोसाइटी की जो पूरी बात थी, उसे अपनाने की आवश्यकता है, ऐसा जोर इसमें दिया गया। तो और हम ये देख सकते हैं, अगर ऐतिहासिक रूप से हम इन चीज़ों को समझें, हमें पाएंगे कि असल में चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो या यूरोप के अन्य जो देश हैं जहाँ पर इस तरह की प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई, या फिर जापान और अर्जेंटीना की भी हम बात करें, तो इन सभी देशों में एक तरीके की अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात कही गई। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि नेशनलिज्म और अल्ट्रा नेशनलिज्म जो हैं वो बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। यानी कि अपने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के प्रति जुड़ाव की भावना रखना सही है, लेकिन अपने राष्ट्र के अलावा बाकी सभी राष्ट्रों को हीन और बुरी नजर से देखना गलत है, या फिर यह तय करना कि अगर हमारी कोई थोड़ी सी भी आलोचना करता है तो हमारे राष्ट्र का विरोधी है और हमें उससे युद्ध के स्तर पर ही निपटना है और हमेशा युद्धरत एक माहौल बनाए रखना है। यह एक तरीके से चरम राष्ट्रवाद की पहचान है, जो कि राष्ट्रवाद से अलग है। तो ये जो एक चरम राष्ट्रवाद था, हमेशा ही राष्ट्र की बात करते हुए हर तरीके के विरोध का दमन करना और लोगों को एक गोलबंद करने की जो प्रवृत्ति थी, वह फासीवाद की प्रमुख विशेषता के रूप में सामने आई थी। अब मैंने आपको आरंभ में यह बताया था कि जो नाजीवाद है वह भी एक तरीके से फासीवाद पर ही आधारित विचारधारा है, और लेकिन कुछ बिंदुओं पर जो फासीवाद है और नाजीवाद है वो अलग अलग हो जाते हैं, और नाजीवाद के भीतर हम कुछ एक पहलुओं पर ज्यादा जोर देख सकते हैं फासीवाद की तुलना में। तो इटली में जो फासीवाद उभर कर सामने आया, उसमें एक सर्वशक्तिशाली संपूर्णतावादी या टोटलिटेरियन राज्य पर बल दिया गया, और ये जो टोटलिटेरियन राज्य की पूरी अवधारणा है उसे भी हमें अच्छे तरीके से समझ कर रखने की जरूरत है। टोटलिटेरियन स्टेट जो है वो अथॉरिटेरियन स्टेट या फिर डिक्टेटरशिप से एक मायने में अलग इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के तमाम पहलुओं पर हस्तक्षेप करना चाहता है, उस पर निगाह रखना चाहता है, उसमें दखलंदाजी करना चाहता है। यहाँ पर सिविल सोसाइटी जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं हो सकती है, व्यक्ति की निजता भी कई बार खतरे में पड़ सकती है। अथॉरिटेरियन या डिक्टेटरशिप में भी यह स्थिति आ सकती है, लेकिन वो इस सीमा तक इसलिए नहीं आती है क्योंकि डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियनिज्म में उम्मीद यह की जाती है कि लोग जो हैं वो डिक्टेटर या अथॉरिटेरियन रूलर की बातों का पालन करें। पर जब एक स्टेट टोटलिटेरियन स्टेट बन जाता है तो वो फिर हर पहलू पर एक तरीके से हस्तक्षेप करने का लक्ष्य रखता है। तो इटली में टोटलिटेरियन स्टेट की स्थापना हुई, लेकिन जर्मनी में इस तरीके की टोटलिटेरियन स्टेट की से ज्यादा जो नाजीवाद उभर कर सामने आया, उसमें जो पीछे मैंने पहलुओं की बात की थी वो सारे पहलू थे, लेकिन एक अन्य पहलू जो था वो था नस्ल यानी कि रेस और रेसियलिज्म की बात करना। और फासीवाद में आम लोगों और नेतृत्व की जिसमें परिकल्पना की गई है, मैंने आपको बताया, उसमें एक संपूर्णतावादी राज्य की अवधारणा निहित है, क्योंकि यह माना गया है कि जो नेतृत्व करने वाला होता है वह ज्यादा योग्य होता है और जो आम लोग होते हैं उसे नेतृत्व करने वाले लोग की बातों का अनुपालन करना चाहिए। अब यह बात नाजीवाद में भी है, लेकिन जो अंतर है वो यही है कि जिस रूप में नाजीवाद रेस को इंपॉर्टेंस देता है, नस्ल को महत्व देता है, उस रूप में फासीवाद में इसे महत्व नहीं दिया गया। तो ये नस्ल को जरूरत से ज्यादा महत्व देना यह एक नाजीवाद की बुनियादी विशेषता मानी गई और इसके कई तरीके के परिणाम भी सामने आए। अब यहाँ मैंने आपके सामने एक चार्ट रखा है, एक तरफ फासीवाद है और दूसरी तरफ नाजीवाद है, जिसमें कि हम कुछ अंतर देख सकते हैं जो इनके बीच में बुनियादी अंतर है। मोटे तौर पर कुछ तत्व समान है लेकिन कुछ अंतर है। जो फासीवाद में राज्य की पूजा करने की बात कही गई है, नाजीवाद में एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य को एक साधन माना गया है। फासीवाद अंध राष्ट्रवाद की बात करता है और अंध राष्ट्रवाद में अपने देश के भीतर जो विरोधी तत्व थे उनका दमन किया गया, लेकिन वो नस्लीय आधार पर वैसे नहीं किया गया जैसा कि नाजीवाद में किया गया।
तो नाजीवाद जो है वो एक्सट्रीम रेसिलिज्म पे भरोसा करता है और उसमें एक नस्ल को, यहूदियों को इस रूप में इंगित किया गया कि ये जो है वो इटली के जर्मनी के हर प्रकार की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार नस्ल है और इसे दंड दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो फांसीवाद है उसमें एक स्वेच्छावाद की बात आती है, यानी कि यह उम्मीद की जाती है कि लोगों के भीतर एक तरीके से भावना यह भरी जा सकती है कि उन्हें अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित करना है और इसी रूप में उन्हें जोड़ने की बात है। जो नाजीवाद है उसमें इसेंशियलिज्म पर जोर दिया गया। यह माना गया कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ खास तरीके के गुणों से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो उच्च नस्ल के हैं, आर्यन हैं, कुछ जो दूसरे लोग हैं वो राष्ट्र की प्रगति के लिए बाधक है, मसलन यहूदी। और उसी तरीके से जो फांसीवाद है उसमें एक राष्ट्र की महानता पर जोर दिया गया और जो नाजीवाद है उसमें बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी पर बल दिया गया। जो हिटलर थे उनका बार बार जोर इसी बात पर रहता था कि जो जर्मनी के जो लोग हैं, जो आर्यन नस्ल के हैं, वो बाकी दुनिया के सारी नस्लों से उच्च हैं। और जो एक फांसीवाद है उसकी अगर अगली विशेषता पर ध्यान दें तो उसमें ऑर्गेनिक एकता पर बल दिया गया और इसमें नाजीवाद में नस्लीय शुद्धता पर। ऑर्गेनिक एकता का मतलब यह हुआ कि जो पूरा समूह है वह जैसे जीव के अंग, सभी अंग या पूरे जीव की जो सभी भाग होते हैं, अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे शरीर से लेकर हमारे पैर के नाखून तक सभी इस शरीर का भाग है, सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यह एक ऑर्गेनिक एकता की बात हो गई, यानी कि हम यह ऐसी स्थिति में हमेशा खुद को कष्ट में पाएंगे जब हमारे पैर का कोई भी हिस्सा चोट की स्थिति में हो। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑर्गेनिक एकता या ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक थियरी की जो पूरी समस्या है वो यही है कि इसमें एक तरह की हायरार्की होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि शरीर का एक अंग जितना महत्वपूर्ण है शायद कोई दूसरा अंग उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और इसमें अगर इसको हम एक्सट्रीम रूप में ले जाएं तो इसमें एक तरीके से बलिदान देने या कुर्बान करने की भावना भी होती है कि अगर पूरे शरीर के अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी एक अंग को शरीर से हटाने की आवश्यकता है तो उसे हटाया जा सकता है। तो जो ऑर्गेनिक थियरी होती है उसमें जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उसमें काफी खतरा रहता है। लेकिन अगर हम फांसीवाद और नाजीवाद की चर्चा पर फिर से वापस आए तो मैं जिस बिंदु को रेखांकित कर रहा हूं वो यही है कि जो मुख्य अंतर है फांसीवाद और नाजीवाद में वो नस्ल से जुड़ी हुई है। तो फांसीवाद में ऑर्गेनिक एकता पर बात की जाती है, उसमें भी शोषण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा, ये सारे पहलू सम्मिलित हैं। लेकिन जो नाजीवाद था वो उससे एक कदम आगे जाता है, वो नस्लीय शुद्धता की बात करता है। नस्लीय शुद्धता का मतलब ये हुआ कि कुछ नस्ल, एक ऐसा नस्ल है जो ज्यादा बेहतर है, बाकी जो है उसे इम्प्योर करने वाले नस्ल हैं। और इसके बाद इसमें व्यवहारिक साम्यवाद विरोध का जोर दिया गया। साम्यवाद विरोध से यहाँ यहूदी धर्म के विरोध से है। व्यवहारिक का अर्थ यह है कि पूरी तरीके से जनसंख्या के सफाई की बात नहीं की गई, उन्हें महत्वपूर्ण पदों से हटाने की बात कही गई फांसीवाद से। लेकिन जो नाजीवाद था उसने जो साम्यवाद या सेमिटिज्म को जो मानने वाला जो रिलीजन था, जो यहूदी धर्म था, उसे पूरी तरीके से नष्ट करने पर जोर दिया। और फांसीवाद में कुछ हद तक मॉडर्निज्म को अपनाया गया, लेकिन नाजीवाद ने खुद को एक पेजेंट आइडियोलॉजी, किसान विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया। इसने ज्यादा सख्ती से इस बात को रेखांकित किया कि जो आधुनिक जीवन शैली है या जो आधुनिक वस्तुएं हैं उन्होंने मनुष्यों के सामुदायिक जीवन को इम्प्योर किया है और एक बार फिर से पेजेंट आइडियोलॉजी की ओर वापस लौटने की जरूरत है। अब जो चीज मोटे तौर पर हम इन दोनों के बीच में अंतर के रूप में देख रहे हैं, उसको याद रखते हुए भी हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो नाजीवादी शासन है उसके पहले एक फांसीवादी शासन इटली में स्थापित हो चुका था और उसने नाजी पार्टी के लोगों को काफी प्रेरित किया। और नाजीवाद जो है वह अपना मूल तत्व फांसीवाद से ही लेता है। तो हमने आरंभ में फांसीवाद की जिन मूल तत्वों की बात की वो नाजीवाद से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन नाजीवाद फांसीवाद से एक कदम और आगे चला जाता है और वह नस्लीय शुद्धता को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और वो एक चरम नस्लवाद, जैविक उच्चता, नस्लीय शुद्धता और इसेंशियलिज्म जैसे विचारों तक आगे जाता है। फांसीवाद अपने देश में
अल्पसंख्यकों के पूर्ण सफाई की तक नहीं गया। खासतौर पे अगर हम फांसीवाद को इटली से जुड़ा हुआ माने तो यह परिघटना ज्यादा एक विभत्स रूप में जर्मनी में ही उभर कर सामने आई। इसका मतलब यह नहीं था कि इटली ने के भीतर मुसोलिनी ने अपने विरोधियों का सफाया नहीं किया। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि उस सीमा तक नहीं किया, उस विभत्सता के स्तर तक, उस घृणित स्तर तक नहीं किया जिस रूप में नाजीवाद के भीतर किया गया। आगे मैं आपके सामने कुछ नाजी कैंप की तस्वीरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। नाजीवाद जब अपने आपको पूरी तरीके से स्थापित कर पाया जर्मनी में, तो हिटलर ने यह लक्ष्य रखा कि जो इम्प्योर रेस है, जो कि जर्मनी की प्रगति में बाधा है, उस इम्प्योर रेस को, अशुद्ध नस्ल को, जो कि ज्यूज या फिर यहूदी जिन्हें हम कहते हैं वो है, तो उन्हें धीरे धीरे करके खत्म करने की आवश्यकता है। इसके लिए बाकायदा कैंप बनाए गए, कैंप में लोगों को रखा गया और हर रोज कुछ लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर मार देने की एक पूरी व्यवस्थित नीति को स्वीकार किया गया। जहां कैंप बने हुए थे वहां पर बूढ़े या फिर जो बच्चे होते थे, जो युवा होते थे, उन सबको बंद करके रखा जाता था। और एक निश्चित दिन, इस पर कई सारी फिल्में भी मौजूद हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, पर हर निश्चित दिन या हर दिन कुछ निश्चित लोगों को, निश्चित संख्या में लोगों को गैस चैम्बर में ले जाया जाता था और वहां पर जहरीली गैस देकर उन्हें मार दिया जाता था। यह एक ऐसी विभत्सता थी जो कि नाजीवाद के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया को पता चली और पूरी दुनिया में अभी भी इस कहानी को सुनकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक अनुभव सामने आता है, जहाँ पर मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि यह माना गया कि ये एक खास तरीके के नस्ल से जुड़े हुए लोग हैं और यह वह नस्ल है जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिए बाधक है। तो राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए इस नस्ल के मासूम लोगों को, बच्चों को, स्त्रियों को, वृद्ध लोगों को, युवकों को, सबको गैस चैम्बर में ले जाकर खत्म कर दिया जाए। तो एक बहुत ही भयावह तस्वीर जो है वो नाजीवाद के भीतर उभर कर सामने आती है। तो ये जो एक स्थिति है उसमें निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जो आलोचना है वो फांसीवाद की सामने आती है वर्तमान लोकतांत्रिक दौर में। और जैसे मैंने आपको आरंभ में बताया था कि फांसीवाद या फिर नाजीवाद की जो आलोचना रोजमर्रा की राजनीति में होती है वो इसी संदर्भ में होती है। और कई बार यह नारा भी जन आंदोलनों में सामने आता है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वह हिटलर की मौत मरेगा। इस तरीके की कई तरह के पहलू हम देख सकते हैं रोजमर्रा की राजनीति में। तो वो इस भयावह स्थिति को ही दर्शाता है। अब अगर हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा है और हम यह समझने की कोशिश करें कि उदारवादी या अन्य विचारधारा के लोग किस तरीके से फांसीवाद की आलोचना करेंगे, तो वो बहुत ही साफ हो जाता है, क्योंकि उदारवाद जो है वो व्यक्तिगत स्वायत्तता की बात करता है, फांसीवाद इसको पूरी तरीके से नकारता है। तो इस लिहाज से उदारवाद जो है वो फांसीवाद को एक तरीके से त्यागने वाली विचारधारा के रूप में ही देखता है। मार्क्सवादियों के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि जो फांसीवाद है उसका उभार पूंजीवाद के संरक्षण करने के लिए ही हुआ था। जब पूंजीपतियों को यह लगता है कि वो मजदूरों की से उन्हें खतरा है, तो फांसीवाद के रूप में एक ऐसी विचारधारा सामने आती है जो पूंजीवाद को थोड़ी हद तक नियंत्रित करती है, लेकिन उससे ज्यादा वह कम्युनिस्टों पर हमला करती है, उन्हें मारती है, ताकि उनका विरोध करने वाला कोई ना रह जाए। नारीवादियों का यह मानना है कि फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो कि पितृसत्ता और के मूल्यों पर ही आधारित थी, जो कि पुरुषों को ही एक नायक के रूप में प्रस्तुत करती थी और जो यह मानती थी कि जो एक युद्ध है जो कि पौरुष से भरा हुआ काम है, उसी से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। कंजर्वेशनिस्ट यह मानेंगे कि जो परंपरा पर आधारित चीजें होती हैं वो बेहतर होती हैं, लेकिन वे इसके आधार पर जो चीजें पहले से स्थापित होकर चली आ रही हैं उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने और अतीत के नाम पर लोगों की हत्याएं करने को कहीं से भी सही नहीं मान सकते हैं। यानी कि जो कंजर्वेटिव होते हैं वो परंपराओं की तो को एक गलत नहीं मानेंगे, परंपराओं को कायम रखने
का समर्थन करते हैं और उनमें धीरे-धीरे बदलाव की परिकल्पना करते हैं। लेकिन वो निश्चित रूप से जिस रूप में अतीत में ले जाने या संस्कृति के नाम पर एक राष्ट्रवाद की परिकल्पना की गई फासीवाद के भीतर, वो उस तरीके के चिंतन से खुद को दूर रखते हैं, क्योंकि जो कंज़र्वेटिव होते हैं उनकी जो पूरी सोच होती है वो ये होती है कि जो अतीत से जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें ग्रहण किया जाए, जो चीज़ें बुरी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, पर एकदम से ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जिससे लोगों की ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो जाए। और फासीवाद और नाज़ीवाद दोनों ही इसी तरीके की विचारधारा के रूप में सामने आए। इसके बाद अगर हम अराजकतावादी या उत्तराधुनिकतावादियों के लिहाज से देखें, तो अराजकतावादी तो हर तरीके के राज्य का विरोध करते हैं, पर यहाँ एक सर्वोच्च राज्य की स्थापना टोटलिटेरियन स्टेट की स्थापना पर बल दिया गया, तो वो इसकी भी आलोचना प्रस्तुत करेंगे। दूसरे स्तर पर अगर हम उत्तर आधुनिकतावादियों की बात करें, तो वो यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं होंगे कि कुछ मनुष्य जो होते हैं, वो मनुष्य होने के लिहाज से ही नेतृत्व करने के गुणों से भरे होते हैं, बाकी जो होते हैं आम लोग वो दब्बू होते हैं, क्योंकि ये एक खास तरीके का प्रोजेक्शन है मनुष्यों की प्रकृति के बारे में। हालाँकि ये एनलाइटनमेंट का विरोध जो है वो फासीवाद के भीतर भी किया जाता है, लेकिन ये एक तरीके से उत्तराधुनिकतावादी यह मानेंगे और उत्तराधुनिकतावाद को हम देखें तो उससे यह इनसाइट सामने आता है। यह एक तरीके से जो एनलाइटनमेंट का एक मूल्य था जिसमें कि कुछ तत्वों को परम सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यह उसी का प्रतिनिधित्व करता है और यह मनुष्य की प्रकृति का एक तरफा एकांगी और लिमिटेड सीमित वर्णन करता है, जिसके कारण से जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं वो इसे एक प्रत्यक्ष दमन की व्यवस्था के रूप में ही देखेंगे। तो अलग-अलग तरह की जो विचारधाराएँ हैं वो जो फासीवाद है उसकी तीखी आलोचना करती हैं और आज के दौर में फासीवाद जो है वो एक स्वीकार्य विचारधारा के रूप में नहीं माना जाता है। 1945 के बाद फासीवाद को बहुत कम कामयाबी मिली है और यहाँ एक एरिक फॉर्म एक जो थिंकर हैं, उनका यह मानना है कि फासीवाद का जो खतरा है वो हमेशा ही मौजूद रहता है और वे इसे मानव मनोविज्ञान में निहित आज़ादी के डर से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य अलग-थलग पड़ने और असुरक्षा की भावना होने पर एक मजबूत नेतृत्व के सामने अपनी आज़ादी को छोड़ देते हैं और ऐसी ही स्थिति में फासीवादी शासन सामने आता है। अब यहाँ अगर हम समकालीन दौर में फासीवाद के उभार को देखें तो निश्चित रूप से एकदम से ऐसा फासीवादी आंदोलन दुनिया के भाग में दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि दुनिया के विविध देशों में जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ हद तक फासीवादी तत्वों का घालमेल करके प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति खुद को रही है और ऐसे जो राइट विंग पार्टियां हैं, वो मजबूत नेतृत्व की बात करती हैं। ऐसी जो राइट विंग पार्टियां हैं, वो इंटेलेक्चुअल को या बुद्धिजीवियों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखती हैं। ऐसी जो राइट विंग पार्टियां हैं, वो यह मानकर चलती हैं या वो खुद को इस रूप में प्रस्तुत करती हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो एक ऐसा तत्व है जिसके आगे बाकी सारी जो चीजें हैं उनको पीछे छोड़ा जा सकता है, उनकी उपेक्षा की जा सकती है। ये जो राइट विंग पार्टियां हैं वो इस बात पर भी जोर देने की कोशिश करती हैं कि जो समाज में जो पूंजीवाद का जो एक पूरा प्रहार हो रहा है उससे वो गरीबों के रक्षक के रूप में खुद को सामने ला रही है। हम कई देशों में मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पिछला चुनाव हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे, उसमें हम इस तरीके के कारकों को रेखांकित कर सकते हैं। कुछ हद तक हम अपने देश में भी इस तरह की प्रवृत्ति के उभार को देख सकते हैं। दुनिया के कई सारे देशों में इस तरह की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है, जहाँ पर मजबूत नेतृत्व, राष्ट्रवाद, जो कम्युनिस्टों का विरोध, पूंजीपतियों के विरोध, लेकिन एक सीमा तक पूंजीपतियों को प्रश्रय भी, ये सारी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फासीवाद जो है जिस रूप में यह 1945 से पहले के दौर में इटली, जर्मनी और दुनिया के कई देशों में सामने आया, उस रूप में यह फिर से सामने आ सकता है। हालांकि इसके कुछ कारकों को, कुछ विशेषताओं को हम बहुत सारे देशों में उभरता हुआ मान सकते हैं, लेकिन कई विचारक मानते हैं कि जो फासीवादी प्रवृत्ति के दल हैं या फासीवादी प्रवृत्ति के नेता हैं,
उन्होंने खुद को लोकतंत्र के भीतर अनुकूलित करने की एक प्रवृत्ति विकसित कर ली है। इसका अर्थ यह है कि वे एक सीमा तक फांसीवादी मूल्यों पर जोर देते हैं, लेकिन वे उस सीमा से आगे नहीं जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन का एक दबाव होता है। मानवाधिकारों की एक पूरी अवधारणा दुनिया में स्वीकृत हो चुकी है। एक जो लोकतंत्र के प्रति एक स्वीकार्यता का भाव है, वह दुनिया और दुनिया के तमाम देशों में स्वीकृत हो चुका है। तो इस रूप में एक दक्षिणपंथी या राइट विंग पॉलिटिक्स के रूप में कुछ हद तक फांसीवादी प्रवृत्तियां मौजूद हैं, लेकिन यह बहुत गहरे स्तर पर मौजूद है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भी हमें यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि फांसीवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो एक तरीके से मनुष्यों के भीतर जो एक सामान्य मूल्य होता है, दया, करुणा, सहयोग, एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करने, उन पर हावी हो जाता है। और कई बार वह सहयोग और सामूहिकतावाद और कुछ खास तरीके के पहचानों के आधार पर काम करता है। इसलिए शायद हर समाज को इस तरीके की विचारधारा के अस्तित्व के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता है। बहरहाल मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो मैंने फांसीवाद के बारे में आपके सामने चर्चा की, उससे आप उसके ऐतिहासिक विकास, उसकी प्रमुख विशेषताओं और फांसीवाद और नाजीवाद के बीच के अंतर संबंधों और उनके बीच के अलगाव के बिंदुओं को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आप यह समझ पाए होंगे कि किस तरीके से अन्य राजनीतिक विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य से हम फांसीवाद की आलोचना कर सकते हैं। आप यह समझ पाए होंगे कि समकालीन दौर में फांसीवाद क्यों पूरी तरीके से स्वीकृत विचारधारा नहीं है और कहाँ किस अलग रूप में कुछ हद तक फांसीवादी प्रवृत्तियां विभिन्न देशों के राजनीतिक दलों या सरकारों की कार्यप्रणाली में दिखाई देती हैं। आज की इस पूरी परिचर्चा को मैं यहीं रोकूंगा और हम अगले अंक में मिलेंगे और एक नई राजनीतिक मतलब एक अलग राजनीतिक विचारधारा, बिल्कुल नई राजनीतिक विचारधारा तो नहीं आएगी, उस पर हम बात करेंगे। राष्ट्रवाद और जो इकोलॉजिज्म या पारिस्थितिकवाद और कई अन्य विचारधाराएं हैं जिस पर अभी चर्चा किया जाना बाकी है। जो उम्मीद है कि यह पूरी चर्चा आप लोगों को उपयोगी लग रही होगी और आप इससे कम से कम इन विचारधाराओं के आरंभिक परिचय को प्राप्त कर पा रहे होंगे इस पूरी परिचर्चा से। नमस्कार।